गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सभी अपने घर बहुत सेफ्टी से रह रहे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक ऐसा लेसन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। ये 9th क्लास में द वेरी फर्स्ट लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत ही बेहतरीन लेसन है, बहुत ही बेहतरीन लेसन है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रांस की। इस फ्रांस की वजह से दुनिया को ऐसे अधिकार मिले जो कि पहले कभी सोचे भी नहीं थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ओके, आई थिंक आपको एक बहुत मज़ेदार स्टोरी लगेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक इमेजिनेशन से भरी हुई स्टोरी आपको मैं ये बताऊँ ताकि आपका बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ में आप हैंडल कर सकें, बहुत अच्छे ढंग से आपकी स्टडी हो उसके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट 9th क्लास। ठीक है, 9th क्लास का ये टॉपिक है, 9th क्लास। ओके, 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। ओके, ये हिस्ट्री का लेसन है, हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास। हिस्ट्री आप जानते हो, हिस्ट्री कितनी थोड़ी पजल सी होती है, बच्चों को याद नहीं होती। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री को अच्छे से आपको याद करवाएं और आपको स्टोरी की तरह एक एक इसके डाटा, एक एक पॉइंट याद हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, लेसन का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके पीछे क्या लॉजिक थे, या फिर ये किस वजह से शुरू हुई, इन सब रीजंस के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें हमें समझ आ जाएं अच्छे से। ठीक है, तो इसके रीज़न जानने के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को रीज़न को जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उनके रीजंस को समझना पड़ेगा कि भाई क्यों लोगों ने 14 जुलाई के दिन बास्तिल फोर्ट पे अटैक किया, क्यों उन्होंने पेरिस को घेर लिया जो कि कैपिटल ऑफ फ्रांस हुआ करती थी। क्यों पेरिस को घेर लिया गया, क्यों वो राजा लुई 16 को हटा देना चाहते हैं जो कि जो है 1789 तक एक किंग रहा है। ठीक है, ऐसा क्या हो गया, लोग फ्रांस के राजा लुई 16 को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्या हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट 14 जुलाई 1789 है। 14 जुलाई 1789 है। ये डेट फ्रांस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में देखें तो उस टाइम में आप देखोगे अप्रोक्सीमेट यहाँ टीपू सुल्तान का राजपाट हुआ करता था। आपको याद होगा कि हैदर अली की जब 1782 में डेथ हुई, उसके बाद टीपू सुल्तान 1782 से 84 तक वार को यानी कि सेकंड एंग्लो मैसूर वार को कंटिन्यू करता है और फिर मैसूर पर उसका राजपाट होता है। ठीक है, इस तरह से इसके कुछ ही दिनों पहले, कुछ साल पहले इंडिया में 1761 में एक पानीपत की थर्ड वार भी हुई थी, तो ये बिल्कुल उस टाइम का ही है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो है टीपू सुल्तान फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत इंस्पायर थे। इवन ये कहूँ कि वो 1791 और 1789 के आसपास, 1789 के आसपास जब ये हो रहा था और 1791 के बीच में जो जैकोबिन क्लब बन रही थे फ्रांस में, टीपू सुल्तान उसका मेंबर भी था। मतलब कि फ्रांस की क्रांति का असर केवल फ्रांस में ही नहीं था, इंडिया में भी था। नियर बाई सराउंडिंग सर्कल में जो भी, मतलब गजब का असर था। लोग तो इसके बारे में, फ्रांस के बारे में तो ये कहते थे कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, और मैं ये कहता हूँ पूरे यूरोप को जुकाम नहीं होता भैया, पूरे वर्ल्ड को जुकाम हो जाता है। ये सच्चाई है ये सच्चाई है। और ऐसा किसने कहा कि पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है? एक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे जिन्होंने फ्रांस के बारे में कुछ वर्डिंग किए थे कि वर्डिंग क्या थे, व्हेन फ्रांस नीज। ठीक है, व्हेन फ्रांस नीज, जब फ्रांस छींकता है, ऑल यूरोप गॉट कोल्ड, कि पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ऐसा क्या था यहाँ पे कि भाई लोग ये कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कुछ तो होगा ही, कुछ तो इंपॉर्टेंट रहा होगा, तभी लोगों ने इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो
फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने से पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने से पहले हम इसके कुछ रीजन जानना चाहेंगे कि क्यों हुआ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके कई रीजन हो सकते हैं, इसके कई रीजन यहां पर हम डिस्कशन करेंगे, रीजंस। ठीक है, इसके रीजंस। ओके, तो रीजन देखिए, नंबर 1 रीजन, ठीक है, और फिर यहां पर नंबर 2 रीजन, नंबर 3 रीजन। ठीक है, तो नंबर 1 रीजन यहां, ठीक है, नंबर 1 रीजन यहां पे हम सोशल रीजन की बात करेंगे, सोशल रीजन। ठीक है, सोशल रीजंस की बात हम करेंगे, सोशल रीजन। ठीक है, उसके बाद में हम सोशल रीजन के बाद फिर कुछ पॉलिटिकल रीजन की भी बात करेंगे हम, पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, पॉलिटिकल रीजन क्या थे। ओके, साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इसका इकोनॉमिक रीजन भी रहा है। ठीक है, 3rd नंबर पे इसका क्या है, इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, तो कुछ रीजंस हम इसमें जरूर डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक रीजन क्या रहा है और जो है ये सोशल रीजन क्या रहा, इनके बारे में। तो सबसे पहले हम सोशल रीजन को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये लेसन एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा अगर आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, तो आपको एक स्टोरी क्रिएट होती दिखेगी। ठीक है, सोशल रीजन देखिए, फ्रांस का जो सोसाइटी था, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। फ्रांस की सोसाइटी 1789 के आसपास, 1789 के आसपास फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते पहले। टोटल पॉपुलेशन उसकी नियर अबाउट 28 मिलियन थी, 28 मिलियन पॉपुलेशन थी, ये देखिए। ठीक है, ओके, ये बहुत जल्दी बढ़ गई थी देखा जाए तो बहुत जल्दी बढ़ गई थी ये। 1715 के आसपास यहां पॉपुलेशन नियर अबाउट 23 मिलियन हुआ करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे जल्दी बढ़कर 1715 के आसपास कितनी हुआ करती थी, 23 मिलियन हुआ करती थी। लेकिन ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब ये इसको आप जो है देख लीजिए, लगभग जो है ये कुछ 60+ ईयर्स की आसपास का गैप है ये, कि जिसमें ये पॉपुलेशन लगातार बढ़ गई थी। ठीक है, फ्रांस की एक बात। दूसरी बात ये है कि फ्रांस की सोसाइटी जो है, फ्रांस की सोसाइटी जो है वो, उसका जो स्ट्रक्चर है ये भी एक प्रॉब्लम थी। फ्रांस की सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। प्रॉब्लमेटिक का मतलब कि यहां पर जो है डिवाइड किया हुआ था इन्होंने सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। जैसे कि मैं ये कहूं कि फ्रांस की सोसाइटी में अलग अलग पार्ट कौन कौन से थे, जैसे कि एक पार्ट तो यहां पर आता है, ठीक है, ये पूरी सोसाइटी एस्टेट्स में बटी हुई थी। ठीक है, तो एस्टेट में बटी हुई सोसाइटी, एस्टेट 1, पहले वाली एस्टेट 1 होती थी, एस्टेट फर्स्ट। इसमें क्या होते थे, इसमें चर्च के जो क्लर्जी टाइप के लोग होते थे, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं। यूरोप में क्या होता है कि जो अलग अलग चर्च होती है उन सब पे हेड एक जो इंस्टीट्यूशन बनता है, एक एसोसिएशन बनती है, एक हेड बनता है, पोप, जिसको पोप कहते हैं, और पोप भी पूरे यूरोप को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब पूरे जैसे फ्रांस को कंट्रोल करता है, जहां जहां वो चर्च होंगे मेन वहां पर वो कंट्रोल करता है। तो ये लोग प्रीस्ट यानी कि जो चर्च में होते हैं, मतलब पादरी होते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा ये चर्च के अंदर जो फादर कहलाते हैं, है ना। तो ये सब जो है यहाँ एस्टेट 1 में अच्छी पोजीशन में थे, यानी कि क्लर्जी पीपल्स, क्लर्जी जो है ये मान लीजिए कि क्लर्जी पीपल्स हैं ये। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ओके। दूसरी जो एस्टेट है, दूसरे जो डिवाइडेशन इसका, वो एस्टेट सेकंड है, वो एस्टेट सेकंड। इसमें क्या होता है, नोबेलिटी के लोग हैं, नोबल पीपल। ठीक है, नोबल पीपल, इसमें नोबल पीपल है। ठीक है, मतलब कि नोबेलिटी है ये, मतलब कि नोबल पीपल क्या होता है, जैसे किंग हो गया, किंग के सामंत हो गए, किंग के नियर बाय रिलेटिव हो गए, ये सब इसमें होते हैं ज्यादातर। ठीक है, नोबल मैन। तो पहली एस्टेट किसकी हो गई,
चर्च के जो हेड प्रीस्ट है या प्रीस्ट है उनकी हो गई, दूसरी हो गई नोबल मैन की, यानी कि किंग और उसके आसपास के सामंत या उनके रिलेटिव्स वगैरह सब, किंग की फैमिली भी इसमें आ जाती है। ये 2 एस्टेट हो गई और दोनों एस्टेट को बहुत बहुत अच्छे राइट्स थे वहां पे। ये दोनों एस्टेट पूरे सोसाइटी के जितने भी रिसोर्स थे लगभग अप्रोक्सीमेट 60% पे कवर करती थी। पॉपुलेशन वाइज तो कम है लेकिन लैंड होल्डिंग रिसोर्स इनके पास ज्यादा है। ये थोड़े रिच टाइप के लोग हैं और रिच हैं और थोड़े एरोगेंट भी हैं, रिच हैं थोड़े से एरोगेंट भी हैं। समझ रहे हो भाई, पैसा आता है जेब में तो हर कोई हो जाता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये उस टाइप के ही लोग हैं। ओके, तो देखिए ये कितने हैं पॉपुलेशन में, ये पॉपुलेशन वाइज तो ये लोग केवल और केवल 10% हैं। पॉपुलेशन वाइज तो ये 10% ही है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है इनकी। ओके, लेकिन कितनी है 10%। ओके, लेकिन जो पॉइंट मेन यहां आता है कि रिसोर्स होल्डिंग कितनी है इनके पास, रिसोर्स, लेकिन रिसोर्स जो इनके पास है ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के, वो लगभग इनके पास में वो लगभग कितने हैं 60% है। 60% इनके पास वो रिसोर्स है फ्रांस के, जो भी माइनिंग है, जो भी फैक्ट्री एरिया है, जो भी है, मतलब कि मोस्टली वो 60% कंट्रोल करते हैं। इसीलिए सोसाइटी में ये पावरफुल है, इसीलिए सोसाइटी में ये पावरफुल है। एस्टेट 1 और 2 दोनों पावरफुल है। अच्छा, ये लोग टैक्स भी लेते हैं। थर्ड एस्टेट जो है, जो तीसरी कैटेगरी में आएगी, उनसे टैक्स लेते हैं। अब पहले थर्ड एस्टेट समझ लेते हैं कि भाई थर्ड एस्टेट क्या है। ये मैं पूरी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, वहां का कितने पीपल्स का, 28 मिलियन पीपल्स का एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, कि कितने % कौन है और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए अब एस्टेट 1 और 2 और फिर अब थर्ड का नंबर आता है, एस्टेट थर्ड, ठीक है। अब ये देखिए एस्टेट थर्ड। अब ये एस्टेट थर्ड जो है इसमें मिडिल क्लास और नॉर्मल पीपल है। एस्टेट थर्ड में आप देखोगे इसमें भी दो कैटेगरी बनती है, मोस्टली 2 कैटेगरी इसमें भी बनती है। इसमें क्या होते हैं, पहली कैटेगरी ए कैटेगरी, ठीक है, ए कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी बी कैटेगरी, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, थोड़े बिग बिजनेसमैन आते हैं, बिग बिजनेसमैन, ठीक है, बिग बिजनेसमैन आते हैं, और भाई लॉयर वगैरह हो गए, ठीक है, लॉयर हो गए, और जो ट्रेडर हो गए, जैसे ट्रेडर हो गए, ये सब ऐसे थोड़े से रिच क्वालिटी के लोग हैं जो कि थर्ड एस्टेट के ही हैं, ठीक है। थोड़े एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं ज्यादातर ये, ठीक है, एजुकेटेड सोसाइटी है ये। ओके, और थर्ड में जो बी कैटेगरी है इसकी हालत ज्यादा खराब है, ठीक है। ये जो थर्ड में बी कैटेगरी है इसमें आर्टिसन, पीजेंट, लैंडलेस लेबर ये आती है। जैसे हमारे इंडिया में होता है, आप जानते नहीं क्या, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्रों की हालत ज्यादा खराब थी। तो ये मान लीजिए बेचारे शूद्र ही हैं वहां पे इनकी हालत ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ पर भी देखो कैटेगरियां होती थी, नहीं होती थी, वैश्य शूद्रों से थोड़े ऊंचे होते थे। वैसे वैश्य भी पावरफुल नहीं थे हमारे इंडिया में, पावरफुल कौन था, या तो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय। तो यहां देखो ये ब्राह्मण है, सोसाइटी वैसी है जैसे इंडिया में, मतलब समझ रहे हो आप, सारे संसार भर में वैसा ही सिस्टम रहा है, लोग भगवान से डरते हैं। तो जो ब्राह्मण टाइप के लोग थोड़े ऊपर मिलेंगे, यानी कि चर्च के लोग ऊपर मिलेंगे हायर कैटेगरी में। फिर थोड़े से जो क्षत्रिय टाइप के लोग हमारे इंडिया में हुए हैं वैसे ही यहां मिलेंगे, मतलब नोबल मैन, यानी कि जो किंग टाइप के लोग हैं, किंग या रिच फैमिलीज, और नोबल मैन हो गए, सामंत हो गए, जमींदार हो गए, बिग लैंडलॉर्ड्स हो गए। तो ये क्या है, सेकंड कैटेगरी होती है, और वो भी यहाँ भी वैसी है। और हमारी सोसाइटी में थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में वैश्य और शूद्र होते थे, तो इनके यहाँ भी ऐसे ही हैं। ये थोड़े से अच्छी क्वालिटी के हैं थर्ड एस्टेट में, थर्ड एस्टेट के अंदर। तो ये बिग बिजनेसमैन और लॉयर वगैरह हो गए, ठीक है, और ये ट्रेडर और एजुकेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। और अब जो थर्ड कैटेगरी आती है वो लैंडलेस लेबर, लैंडलेस पीजेंट, ठीक है, लैंडलेस पीजेंट्स हो गए, और कौन हो गए, आर्टिसंस हो गए। आर्टिसन मतलब कि जो वहां पर मिट्टी के मटके बनाते हैं, ऐसे छोटा मोटा जो काम करते हैं, शू मेकर हो गए, जूते बनाने वाले हो गए, आर्टिसन हो गए, इस तरह के लोग वहां पर ज्यादातर होते हैं। तो अब ये थर्ड एस्टेट जो है, ये पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है, 90% है इनकी। अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन वाइज कितनी है, पॉपुलेशन वाइज ये है 90%,
और लैंड होल्डिंग या रिसोर्स के मामले में सिर्फ 40% है, ठीक है। रिसोर्स के मामले में ये कितने हैं, रिसोर्स कैप्चरिंग के मामले ये सिर्फ 40% है। ये देखो 90% है और ये रिसोर्स के मामले में सिर्फ 40% है। तो इस तरह से ये एक सिस्टम बना हुआ था फ्रांस में। ओके, एक बार दोबारा समझ लीजिए इस चीज को, जिसको ये चीज समझ आ गई समझ लो वो इस लेसन को बहुत सारा समझ चुका है। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और ये होगी थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी हो गई, सेकंड में नोबलमैन और ये थर्ड हो गए। ओके, इसमें ये कैटेगरी आ गई। अब जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट है, ठीक है, और थर्ड एस्टेट है, इसकी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी हुई है। एक क्या है वहां पे पॉलिटिकल एसोसिएशन है जिसको क्या कहते हैं, एस्टेट जनरल, ठीक है। अब यहां देखो ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये देखिए यहां पर एक मैं लिख रहा हूं जिसको कहते हैं एस्टेट जनरल, एस्टेट जनरल, ठीक है, एस्टेट जनरल्स, ठीक है। ये एक क्या है पॉलिटिकल बॉडी है वहां पे। ये एस्टेट जनरल क्या है, वहां पे एक पॉलिटिकल बॉडी है जो कि थर्ड एस्टेट से टैक्स कलेक्ट करने का काम करती है। और भी जो डिसीजन लेने होते हैं तो ज्यादातर राजा जो है एस्टेट जनरल से ही सजेशन लेता है। जो भी बिग डिसीजन लेने होते हैं ज्यादातर वो एस्टेट जनरल से ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त एक पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है। ये मैंने स्टार बना दिया, इसका मतलब ये एस्टेट जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है। अब ये एस्टेट जनरल क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। क्या करती है, टैक्स कलेक्ट। और वो किससे टैक्स कलेक्ट होता है, थर्ड एस्टेट से। वहां पर फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट टैक्स नहीं देते। समझ रहे हो, अमीर लोग हैं भाई, ये तो लेते हैं, देते नहीं है। अमीर लोग हैं ये देते हैं, मतलब लेते हैं टैक्स, ये देते नहीं है। देने वाले कौन है, गरीब आदमी बेचारे, पीजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबर है, वो काम करेंगे खेतों में। और उनसे ऊपर थोड़े से जो बिग बिजनेसमैन है और जो ये फार्मर्स टाइप के लोग हैं और जो ये जो हैं, ये उनसे टैक्स करवाएंगे, ये उनसे काम करवाएंगे और वो टैक्स वसूल करेंगे, ठीक है। अब देखो कितने टाइप के टैक्स ये लोग लेते हैं, ठीक है। पहले टाइप का टैक्स ये लेता है टैक्स सिस्टम, ठीक है। जो पहले टाइप का जो टैक्स है वो ये लेता है, कौन लेता है, एस्टेट वन मतलब क्लर्जी, यानी कि चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं वो लेते हैं। चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं वो लेते हैं भाई टैक्स पहला। और उस टैक्स का नाम है टिथ। क्या नाम है उसका, टिथ, ठीक है। ये किसानों से लिया जाता है, पीजेंट से, इनसे, ये जो पीजेंट्स हैं और जो फार्मर हैं यहाँ थर्ड कैटेगरी में, इनसे लिया जाता है उनकी एग्रीकल्चर का 1/10 पार्ट। जो एग्रीकल्चर उगाते हैं सोसाइटी में उसका 1/10 पार्ट ये लोग टीथ के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये 1/10 पार्ट होता है, 1/10 पार्ट होता है, ओके। 1/10 भाग ये लोग उनसे कलेक्ट करते हैं, ओके, 1/10 पार्ट, ओके। तो देखिए ये 1/10 पार्ट हो गया और ये लोग कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करते, पहले बता रहा हूं मैं, ना तो किंग नोबलमैन डायरेक्ट कलेक्ट करेगा ना ये करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगी एस्टेट जनरल। इनको काम दी, ये पॉलिटिकल बॉडी है जो कि टैक्स कलेक्ट करेगी, एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो सेकंड एस्टेट है नोबलमैन, ये भी एक अलग ही टाइप का टैक्स और लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो दूसरे टाइप का, यानी कि किंग एंड नोबलमैन, ठीक है। अब ये जो जिस टाइप का टैक्स लेते हैं वो कौन सा है, ठीक है, वो है टाइल, ठीक है, ये है टाइल, ये टैक्स लेते हैं, ये टैक्स वो लेते हैं। ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स हैं। ये क्या है, दोनों ही डायरेक्ट टैक्स हैं, है ना, डायरेक्ट टैक्स हैं ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स हैं, टाइल और, ठीक है, टाइल, TAILLE, टाइल, ठीक है। टाइल नाम का जो टैक्स लिया जाता है वो किंग लेता है यहाँ पे, यानी कि नोबलमैन लेते हैं, ठीक है। और कौन देता है इनको, एस्टेट जनरल। तो अब टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स तो भाई सारी पब्लिक देती है, हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, आपकी यहां नहीं होता, क्या होता है, स्टेट गुड्स टैक्स जिसको बोलते हैं SGST, यानी कि जीएसटी को स्टेट जब ले तो SGST बन जाता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ले तो वो CGST बन जाता है, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, यानी कि CGST और SGST तो हम लोग भी यहाँ देते हैं, ठीक है। और एक इनडायरेक्ट टैक्स भी हम देते हैं खाने पीने की चीजों पर, वो भी हम देते हैं। तो टैक्स में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन टैक्स लेते हो और फिर बाद में डिस्क्रिमिनेट भी करते हो, तो भाई फील तो होता है, नहीं होता? फील होता है यार, थप्पड़ भी मार रहे हो, रोने भी नहीं दे रहे हो, ये तो अजीब बात हो गई। तो थर्ड एस्टेट का हालत भैया वहां कुछ ऐसी ही थी, उनको बेचारों को टैक्स भी देना पड़ता और सोसाइटी में किसी प्रकार के राइट भी नहीं थे। कौन से राइट नहीं थे? उनको इक्वालिटी के राइट नहीं थे, वो एक तो बराबर नहीं थे, फ्रीडम किसी तरह की उनको दे नहीं रखी थी, है कि नहीं? फ्रीडम उनको थी नहीं, ओके, इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, बोल वो सकते नहीं राजा के सामने, ना चर्च के सामने बोल सकते हैं। चर्च तो बाइबल की धमकी देके चुप करा देता है और राजा थप्पड़ दिखा के चुप करा देता है। बोलने किसके सामने? बोलने किसके सामने? बोला ही नहीं जाता बेचारों से, चुपचाप जैसा कहते हैं वैसा मान लेते हैं। एस्टेट जनरल जैसा कहते हैं, ठीक है भाई हाथ जोड़ लिया हमने, तो जो कहोगे कर लेंगे भाई। बेचारे दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, ओके। एक टाइप का टैक्स और देते हैं इनडायरेक्ट, जो कि साल्ट वगैरह और जो खाने पीने की चीजें, मतलब जैसे साल्ट हो गया और तंबाकू हो गया, तंबाकू का भी यूज करते हैं लोग। साल्ट पे और तंबाकू पे एक टाइप का टैक्स और होता है, ठीक है, टोबैको। साल्ट और टोबैको पे जो लिया जाता है वो गोबेल होता है, ठीक है, गोबेले। ये गोबेले जो टैक्स है, ये टैक्स भी लिया जाता है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है। ये देखो, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। ये हो गए, तो यहां पे कितने टाइप के टैक्स हो गए? 1, 2 और ये 3, ये 3 टाइप के टैक्स हो गए, 1, 2 एंड 3, ये 3 टाइप के टैक्स हो गए, जिसे एस्टेट जनरल इकट्ठा करेगी और एस्टेट 1 और 2 को सप्लाई कर देगी। थर्ड एस्टेट ये काफी साल हो चुके हैं, ये करते रहे हैं, ठीक है। जब भी एस्टेट जनरल की मीटिंग होती है तो ये टैक्स बढ़ा देते हैं। जैसे एक मीटिंग का एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी 1614 में, ठीक है। एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, एस्टेट जनरल इसकी मीटिंग हुई थी, ओके। और इसमें भी बहुत सारे टैक्स बढ़ाए गए थे, ठीक है, टैक्स इंक्रीज किए गए थे, उस समय टैक्स इंक्रीज हुए थे बहुत सारे, ठीक है। और एस्टेट जनरल ने कुछ रूल भी बनाए थे, ये रूल भी इंप्लीमेंट करती है। कुछ रूल भी बनाए थे जो थर्ड एस्टेट के लिए, कि ये लोग हमारे इक्वल नहीं हो सकते, इनका जो खाने पीने का सिस्टम है और जो पहनावा है वो थर्ड एस्टेट जैसा रहे, फर्स्ट और सेकंड जैसा वो नहीं कर सकते। मतलब कि राजा लोग जो खाएं पिएंगे, जो कपड़े पहनेंगे, वो नहीं हो सकता। एक 17वीं सेंचुरी में यहां पर एक और बड़ी बात हुई, यहां सर्फडम शुरू हुआ। अब ये सर्फडम क्या चीज है? ये बहुत बुरी चीज है भाई मैं बताऊं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सर्फडम, अब ये 17वीं सेंचुरी में ये सर्फडम क्या है? 17वीं सेंचुरी सर्फडम। अब आप ये मत समझना कि ये सर्फडम मतलब मैं कोई सर्फ एक्सल की बात कर रहा हूं या फिर कोई रिम या इन सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सर्फडम वहां पे एक स्लेवरी सिस्टम है, मतलब कि दास खरीदे और बेचे जाते हैं, क्योंकि उस समय एक ट्रायंगल ट्रेड चलता था अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। तो बहुत सारी चीजें, कैरेबियन आइलैंड जो पड़ता है अमेरिका के नजदीक, जिसमें गुयाना, सुरिनाम, हवाना, हैती, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। ग्वाडालोप कंट्री है, ग्वाडालोप नाम का कंट्री भी है जहां पर वो ट्रेड करते थे। तो ये क्या करते थे, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर माइंस जो हैं, अफ्रीका के अंदर माइंस बहुत सारी हैं, जैसे गोल्ड कोस्टल एरिया, घाना जिसको आजकल कहते हैं, वहां पर भी बहुत सारी माइंस हैं। तो वो लोग बहुत सारे दास खरीदते थे। क्या खरीदते थे? दास खरीदते थे, स्लेव, नौकर, सर्वेंट खरीदते थे। यार समझे नहीं आप लोग, सर्वेंट खरीदते थे, ठीक है, दास खरीदते थे, सर्वेंट खरीदे जाते थे और फिर उनको कॉलोनीज में काम कराने के लिए ले जाते थे। जैसे कि आपको याद होगा, इंग्लैंड की कॉलोनी रही है अमेरिका की 13 कॉलोनीज इंग्लैंड के कंट्रोल में रही है, बहुत साल तक इन्होंने कंट्रोल किया था, ठीक है ना। अमेरिका को ढूंढने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस था। आपको सच बताऊं तो मैं, एक स्पेन का रहने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को 1492 में ढूंढ लेता है और उसके बाद पीछे पीछे सारे पहुंच गए, एक एक करके पोर्तुगीज भी चले गए, स्पेनी भी चले गए, इंग्लैंड वाले भी चले गए और अमेरिका को बेचारे को कंट्रोल कर लिया।
अमेरिका में स्मॉल पॉक्स के वायरस फैलाए गए, लोगों के जो वहां के ओरिजिनल नेटिव थे अमेरिका के, उनके बेचारे दाने हो गए, पूरे शरीर में दाने दाने हो गए और उनके अंदर मवाद पड़ गई मतलब पस पड़ गई उनके अंदर। बहुत बुरी हालात में वो बेचारे लोकल पीपल वहां के मरे। अमेरिका की तो बहुत दर्दनाक कहानी है मेरे भैया, बहुत दर्दनाक कहानी बच्चों, बहुत ही प्यारे बच्चों, बहुत ही खतरनाक कहानी बेचारे के। वो लोग सारे के सारे मतलब एक मैसेच्यूसेट्स बे पड़ती है, वहां पे एक गवर्नर था जॉन विंट्रोप, एक इंग्लिश गवर्नर था। वो बताता था कि जब हमने अमेरिका कॉलोनीज को कंट्रोल किया उस समय स्पेनियों ने इनकी बुरी हालत कर रखी थी। स्पेनियों ने इनके यहाँ पर स्मॉल पॉक्स के वायरस फैलाए हुए थे। स्मॉल पॉक्स वायरस ये बायोलॉजिकल वार में यूज किए जाते हैं। जब भी किसी कंट्री की वार हो जाती है तो बायोलॉजिकल वार में लड़ते हैं ये लोग, इस तरह के वायरस का यूज किया जाता है। तो बहुत बुरी हालात थी। तो स्लेव ट्रेड चलता था, स्लेव ट्रेड चलता था अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में ट्रायंगल शेप में, है ना। जैसे एक तरफ, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि यहाँ ये यूरोप है और यहाँ ये अमेरिका है और यहाँ ये अफ्रीका है, तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में अमेरिका और ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका और ये हो गया अमेरिका। तो इस तरह के ट्रायंगल ट्रेड चलता था, ट्रायंगल ट्रेड। तो उस समय ये सर्फ खरीदे जाते थे, सर्फ मतलब कि नौकर खरीदे जाते थे, सर्फडम चला हुआ था। तो ये भी एक बहुत बुरी कंडीशन थी, वहां पर औरतें, बच्चे और मजदूर खरीदे जाते हैं ताकि उन कॉलोनीज में कहीं पे टी प्लांटेशन लगा हुआ है, कहीं पर माइनिंग कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर राइस उगवा रहे हैं। अमेरिका में व्हीट का कल्टीवेशन शुरू किया था उन्होंने, और अफ्रीका के बहुत सारे में माइनिंग करवाई थी उन्होंने। तो बहुत अलग तरीके से वहां ये सब हो रहा था। 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था, जो कि बहुत गलत था। और थर्ड एस्टेट के लोगों को स्लेव बनाया जा रहा था, इनके लोगों को स्लेव बना बनाकर वहां कॉलोनीज में भेजा जा रहा था। बहुत बुरी हालात थी, ये लोग इसको सहन कर रहे थे। और इवन कंट्री के अंदर भी स्लेवरी सिस्टम था। ये राजा लोगों की एक सारी कारस्तानी थी, और देखा जाए तो ये एस्टेट जनरल के डिसीजंस भी थे, जो 17वीं सेंचुरी में ये स्लेवरी सिस्टम चला हुआ था। ठीक है, ओके। तो ये है, बहुत बुरी हालात में थर्ड एस्टेट थी। इनको बार बार टैक्स के लिए परेशान किया जाता, टॉर्चर किया जाता, हालत इनकी खराब थी। आखिरी में सब बेचारे लोगों ने दुखी होकर, परेशान होकर, इरिटेट होकर फ्रेंच रेवोल्यूशन का रास्ता अपनाया कि भाई अब नहीं बात बनेगी भाई, परेशान हो गए अच्छी तरह से, कोई अधिकार नहीं है, सर्फडम यहाँ चल रहा है, किंग हमारी सुनता नहीं है, एस्टेट जनरल हमारी सुनती नहीं है, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जाते हैं, मजे करते हैं ये लोग आराम से, और हम लोग यहाँ पसीने बहाते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। एक चीज और थी, ये सोसाइटी पहले तो डाउन थी। सोसाइटी थर्ड जो है, मतलब एस्टेट थर्ड जो है, ये पहले तो डाउन थी, लेकिन धीरे धीरे जब यूरोप में रेनेसांस हुआ, मतलब कि पुनर्जागरण युग आया और लोग पढ़ने लिखने लगे, लोगों के पास बुक्स आने लगी, तो रेनेसांस एज में ये जो बिग बिजनेसमैन थे थर्ड एस्टेट के, लॉयर्स थे, ट्रेडर्स थे, एजुकेटेड होने लगे थे, ये सब पढ़ने लिखने लगे थे। और कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू छपी हुई बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी ऐसे मटेरियल जिनसे लोगों के अंदर एक जागरूकता आई और वो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो गए। मतलब ये जागरूकता लाने वाले भी बहुत सारे यहाँ थिंकर हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे जो सोसाइटी में बहुत सारे थिंकर हुए जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम किए। ठीक है, बड़े बड़े काम किए। तो सोशल रीजन में हम बहुत सारी बातें लेते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर हम देखते हैं कि एक यहाँ देखिए, ये हम इकोनॉमिक रीजन और जो पॉलिटिकल रीजन बाद में कर लेंगे। एक बार यहाँ देखिए, एक और सिस्टम था यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया गया है। लोगों को जागरूक करने का काम बहुत सारे लोगों ने किया, अलग अलग टाइप की बुक छपी, जैसे कि मैं ये कहूँ कि अलग अलग टाइप के जो बुक छपी वो कौन कौन सी थी। जैसे एक तो यहाँ पर बहुत बड़ा थिंकर हुआ है, ठीक है, जीन जैक्विस रूसो। ठीक है, जीन जैक्विस रूसो, ठीक है, रूसो, जीन जैक्विस रूसो। इसकी एक बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक थी। तो ये इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में जीन जैक्विस रूसो ने, जो एक फेमस फिलोसफर रहा है, एक फेमस थिंकर रहा है, इसने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि सोसाइटी जिस तरीके से हमारी है ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि रूल बनाने वाले
पीपल्स होने चाहिए, लोगों को वोटिंग के अधिकार दिए जाने चाहिए, और फिर उसके बाद में वो लोग अपनी गवर्नमेंट खुद की बनाए। मतलब जैसे इंडिया में होता है, हम लोग एमएलए एमपी चुनते हैं, तो इस तरह की बातें जीन जैक्वेस रूसो अपनी बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता था कि पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो इस तरह की बातें करता था। वो ये कहता था कि किंग की पावर पे कंट्रोल होना चाहिए, क्लर्जीज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, इन लोगों ने सोसाइटी का बंटाधार कर रखा है। और सच में था भाई, मतलब बिना सोचे समझे ये रूल लगाते थे, ये लगा दिया वो लगा दिया, कितनी अलग चीजें होती थी। तो कुछ थिंकर जो थर्ड स्टेट को, थर्ड सोसाइटी को जो अवेयर करने में लगे हुए थे, ये भी एक रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि बहुत सारे थिंकर सामने आ रहे थे और लोगों को जगा रहे थे। जागो भाई जागो, जागो, तुम लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जागो, राजा तुम्हारा मिसयूज कर रहा है, जागो, चर्च के लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। सच कह रहा हूं मैं, ये बेवकूफ बनाते थे। चर्च के जो हेड प्रीस्ट होते थे, मैं बताऊं आपको, वहां यूरोप में एक प्रथा चला रखी थी इन्होंने, गोल्डन पेपर सेल करते थे, स्वर्ण पत्र सेल करते थे। तो उसका बड़ा विरोध हुआ बाद में, मार्टिन लूथर जैसे लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई आप बेवकूफ बना रहे हो हमें, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ये आपके गोल्डन पेपर खरीद लेने से, मतलब चर्च के लोग गोल्डन पेपर बेच रहे थे, चर्च के हेड पोप गोल्डन पेपर बेच रहे थे, स्वर्ण पत्र बेच रहे थे। उनका मानना यह था कि जो आदमी जिसने अपनी लाइफ में कोई पाप किया है, कोई पाप किया है, तो उस पाप को खत्म करने के लिए वो हमसे गोल्डन पेपर खरीदे, स्वर्ण पत्र खरीदे, तो उसके पाप मुक्त हो जाएंगे, ईश्वर उनके पाप माफ कर देगा। अब इसमें कहां लॉजिक है यार, देखो कितनी अजीब बात है। तो ये लोग कहते थे कि भाई ये सब बेवकूफ बना रहे हैं हमें। मार्टिन लूथर ने बाद में इसमें आर्गुमेंट किया कि यार तुम लोग गलत बोलते हो, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो, हम लोग पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ जाति के लोग हैं। फ्रांस में उस समय लोग बेचारे अनपढ़ थे, ज्यादातर अनपढ़ थे, यानी कि थर्ड स्टेट तो लगभग अनपढ़ ही थी, अनएजुकेटेड लोग थे। तो वो कहते थे यार हमें पढ़ना लिखना तो आता नहीं भाई, बाइबल में क्या लिखा क्या नहीं, तुम कुछ भी बोलते हो और हम मान लेते हैं भाई, ठीक है ठीक है। तो लोगों को जागरूक कर रहा है वो, कि भाई ये कह रहा है कि भाई चर्च की बातों को सीधा एक्सेप्ट मत करो, किंग की कोई दैवी शक्तियां नहीं है, डिवाइन पावर, डिवाइन राइट ऑफ किंग वहां फैला दिया गया था कि भाई राजा को दैवी शक्तियां हैं, राजा जो चाहे वो करेगा, ये सोसाइटी को मानना पड़ेगा, डिवाइन राइट ऑफ किंग, उस चीज को रिजेक्ट किया गया। भाई ये गलत है यार, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं हमारे मजे ले रहे हैं, ये गलत था। तो ऐसे थिंकर्स हुए जिन्होंने सोसाइटी को जागरूक किया, तभी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। एक और देखो, एक और यहां पर है, ठीक है, जिसका नाम आता है मोंटेस्क्यू, ठीक है, मोंटेस्क्यू, ठीक है, मोंटेस्क्यू। तो ये मोंटेस्क्यू भी बहुत फेमस रहा वहां पे, इसकी भी एक बहुत ही बुक अच्छी फेमस हुई। मैं तो ये कहता हूं कि बहुत अच्छी इसने वो आइडिया दिया कि पूरा संसार जिसको यूज कर रहा है हम भी यूज कर रहे हैं। इसने आइडिया दिया कि भाई सोसाइटी में बहुत हुआ टॉर्चर राजा का, अब राजा को राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए और पावर जो है ना राजा के हाथों से छीन कर असेंबली को देनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कोई असेंबली बननी चाहिए और वो गवर्नमेंट के 3 हिस्से बनाए, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स बनाए, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स बने। मतलब कि क्या बने, उसकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ, कि कानून कैसा होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। भाई बराबर अधिकार होने चाहिए, पब्लिक जिसके आप रूल कर रहे हो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए तो काम करो कम से कम। तो उसने आइडिया दिया कि भाई गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन में आप बांट सकते हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट सकते हो। इसने अपनी बुक में खुलकर इन आइडियाज को कहा कि भाई द स्पिरिट ऑफ लॉ में उसने ये कहा कि भाई लेजिस्लेचर होनी चाहिए, पार्लियामेंट बननी चाहिए, चाहे एक काउंसिल बनाओ चाहे 2 बनाओ, आपकी मर्जी की बात है। हमारे इंडिया में हमने 2 है, राज्यसभा और लोकसभा हम लोग करते हैं और सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते तब जाके कुछ होता है ना। तो इसी तरह से उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव बनाओ, ठीक है, जो लेजिस्लेचर में डिसीजन जो लिए जाएं उसको आगे एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करे, फिर राजा चाहे एग्जीक्यूटिव में रह जाए। देखो खास तौर पर क्या, मतलब सुनो ध्यान से बात, कि उन्होंने ये कहा कि लेजिस्लेचर बनाओ, लोगों के चुने हुए लीडर लेजिस्लेचर में आए, पार्लियामेंट में आए, चाहे एक काउंसिल बनाओ चाहे 2 बनाओ, ठीक है, वो उसमें आए, वो डिसीजन ले, और फिर राजा लोग हैं, हम उनको हटा नहीं रहे कि भाई हम हटा रहे हैं, हटा नहीं रहे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की बात कर रहे हैं।
लुई, ये जो क्या नाम इसका, मोंटेस्क्यू, ये कह रहा था कि भी हम लुई 16 को हटाना नहीं चाहते, लेकिन लुई 16 और चर्च की पावर पे कोई अंकुश तो हो। ये अपनी मनमर्जी के रूल लगा रहे हैं, कोई मतलब हुआ? कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई अंकुश तो हो, कम से कम कहीं तो रुके हैं ये लोग। इनकी डेस्पोटिज्म जो है, इनकी निरंकुशता है, इनकी डिक्टेटरशिप कहीं तो रुके कम से कम। तो उस समय वो सिस्टम बनाया गया, मतलब कि क्या बनाया गया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बाद में लुई 16 को एग्जीक्यूटिव के रूप में रखा भी था इन्होंने। जब लुई 16 रिजाइन कर देगा और बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, लोग भड़क जाएंगे और लुई 16 की गर्दन काटने को तैयार हो जाएंगे, तब डर के मारे बेचारा हाथ जोड़ेगा, यही तो करेगा, ठीक है भाई मैं रिजाइन करता हूं, ऐसा वो बोलेगा। तो फिर इन्होंने ये पॉइंट तो याद रह जाएगा, रूसो की बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो क्या कह रहा है? पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी वाली बुक में क्या कह रहा है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात कर रहा है। भाई जो जुडिशरी है, जैसे हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट है, इसी तरह वो जुडिशरी की बात कर रहा था और ये भी कह रहा था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो हमने फ्रांस वालों से ही ये लेजिस्लेचर और जब ये आइडिया लिए हैं। हो सकता है फ्रांस से इंग्लैंड में गए हों, इंग्लैंड वालों ने भी ऐसा यूज किया हो, उसके बाद हमारे पास आ गए हो, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोग इंडिया के लाइक कर रहे थे, फ्रांस को लाइक नहीं करेंगे यार, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, इतने आइडिया लेके आ रहे हैं। टीपू सुल्तान इसे लाइक करता था, राजा राम मोहन राय खुद लाइक करता है। राजा राम मोहन राय हमारा जो फेमस रिफॉर्मर रहा है, उसकी डेथ 1833 में हो गई थी और उसने बहुत अच्छे अच्छे इंडिया में काम करे। उसने 1829 में विलियम बेंटिक की हेल्प से सती प्रथा को एंड करवा दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, तो उसकी मदद से, सॉरी वॉइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉइसरॉय तो 1857 के बाद आए, क्रांति के बाद आए ज्यादातर, ठीक है। तो एक और देखो इसमें, तीसरा थिंकर एक और था, तीसरा थिंकर एक और था बहुत ही फेमस। इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया है। फ्रांस की पब्लिक ज्यादातर अनपढ़ थी, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, तो उनके लिए सिंबल बनाए जाते थे। सिंबल किस किस टाइप के होते थे? सिंबल अलग अलग टाइप के होते थे। आप देखोगे सिंबल द ब्रोकन चेन, द ब्रोकन चेन बनाई जाती थी, टूटी हुई जंजीर, मतलब कि जंजीरें टूट गई, मतलब वो फ्री हो गई, सोसाइटी के बंधनों से आजाद हो गए। एस्टेट जनरल ने जो बंधन बना रखे उसको तोड़ दिया गया है, ठीक है, ब्रोकन चेन, ऐसे सिंबल बनाए गए। ये सिंबल एक पेंटर है, उस पेंटर ने ये सारे अपनी जो ये फ्रांस के अंदर उसने वो पेंटर ने बनाए हैं, ठीक है। उसका नाम है ली बार्बिया, ली बार्बिया, क्या नाम उस पेंटर का? ली बार्बिया, याद रखिएगा, ली बार्बिया, ली LE फिर स्पेस है, बार्बिया BARBIA, बार्बिया। आप बुक में देखना आपको मिलेगा वो, ठीक है। उसने सिंबल बनाए क्योंकि भाई फ्रांस की पब्लिक बेचारी अनपढ़ थी, थर्ड एस्टेट कहां पढ़ना लिखना आता था इनको, ठीक है। तो सिंबल बनाए द ब्रोकन चेन, ठीक है। एक स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, इटर्निटी का साइन की कभी एंड ही नहीं होगा, राजा की शक्ति कभी एंड ही नहीं होती, ये सिस्टम जो चला आ रहा है सोसाइटी का कभी एंड ही नहीं होगा। एक स्क्रिप्चर बना, रॉयल राजदंड की स्क्रिप्चर बनाया, जिसके ऊपर अधिकार, जिसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सिंबल बनाए गए। एक फिगेरियन कैप भी बनाई गई, फिगेरियन कैप यानी कि लाल कलर की रेड कैप, फिगेरियन कैप बनाई गई, जिसको पहनने के बाद लोग आजाद माने जाते थे, फ्री हो जाते थे वो। तो बहुत सारे सिंबल बनाए गए। कौन कौन से सिंबल बने? जैसे एक सिंबल बना था द ब्रोकन चेन, एक क्या बना था? द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन किसके लिए था? फ्री होने के लिए, कि चेन टूट गई है और फ्री हो गए हम लोग, ठीक है। एक सिंबल बना था द बंडल ऑफ रोड्स, बंडल ऑफ रोड्स, फास्कस वगैरह, मतलब कि फ्रांस की थर्ड एस्टेट इकट्ठी है और मिलके हम सोसाइटी के नियम को चेंज कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है, ओके। द आई विद इन ट्राइएंगल रेडियंट लाइट, द आई विद इन ट्राइएंगल रेडियंट लाइट, ठीक है। एक ये भी बना, जिसका मतलब है न्यू नॉलेज, सोसाइटी के लोगों को न्यू नॉलेज हो रही है। इस तरह के सिंबल्स बनाए गए, समझ रहे हो। एक सिंबल ये भी बना था स्क्रिप्चर, जिसको कहते हैं रॉयल पावर। स्क्रिप्चर मतलब रॉयल पावर, मतलब राजदंड, राजा की शक्ति पर किसी का कंट्रोल नहीं है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, मतलब इटर्निटी, नेवर एंड, इटर्निटी का मतलब यानी राजा की शक्ति कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर रेड फिगेरियन कैप, फिगेरियन कैप मतलब आप लोग फ्री हो गए हो, रेड फिगेरियन कैप, ठीक है। एक और देखो सिंबल, यहां पर एक और सिंबल बताया गया, ब्लू व्हाइट एंड रेड, ब्लू व्हाइट एंड रेड कलर के वो लोग
कपड़े पहनते थे, जैकोबिन क्लब की बात कर रहा हूं। हमारे यहां पर झंडे का रंग क्या था? नारंगी, यानी केसरिया, व्हाइट और ग्रीन। उनके यहां पर क्या था? लाल, सफेद और नीला। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से याद होता है यार, की दिक्कत ही नहीं है। हमारे यहां पर क्या है? नारंगी, सफेद और हरा है, ग्रीन है। उनके यहां पर क्या था? रेड, व्हाइट और फिर ब्लू। तो वो उनका नेशनल कलर रहा है। ओके, अब देखो उसके बाद क्या है कि एक और यहां पर सिंबल बनाया गया, एक विंग्ड वुमेन, एक पंख लगाई हुई औरत सिंबलाइज की गई। भैया अनपढ़ लोग थे सोसाइटी के, उनको कहां पता होता था? पता होता था? नहीं होता था। तो उनके लिए सिंबल्स बनाए गए थे ताकि उनको जागरूक किया जा सके। समझ रहे हो? ये बेचारे कितनी मेहनत कर रहे थे। जीन जक्वेस रूसो, मोंटेस्क्यू और एक और नाम आएगा अभी मैं बताऊंगा आपको। ये सारे कितनी मेहनत कर रहे थे। और भी लोग थे, आबेसियस, मिराबियो, आबेसियस, मिराबियो, आबेसियस और मिराबियो, दो लीडर और भी हुए हैं। एक नोबल मैन था, एक प्रीस्ट था। मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड एस्टेट को आजाद कराने में केवल थर्ड एस्टेट के लोगों ने पार्ट किया, और भी लोग थे। नोबल मैन भी शामिल हुआ इसमें, मिराबियो। आबेसियस एक प्रीस्ट था जिसने थर्ड एस्टेट छापा, एक पंपलेट छापा ताकि थर्ड एस्टेट को जागरूक किया जा सके। वो बतास के पब्लिक को स्पीच देता था कि भाई थर्ड एस्टेट कमजोर नहीं है, 90% हम लोग अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा सकते हैं। उसने लोगों को जागरूक किया। फ्रांस की रेवोल्यूशन ऐसे ही थोड़ी ना हो गई थी। इतने पुराने किंगशिप सिस्टम को, बourbon डायनेस्टी को उतार फेंकना आसान थोड़ी ना था, बड़ा मुश्किल होता है। हमारे इंडिया से लोग नहीं निकाले गए। अरे ब्रिटिशर्स कितने साल के बाद निकले? 1600 में आए थे और 1947 में गए। कितने समय लगा? 340 ईयर का टाइम लग गया। पहले तो ट्रेडर थे, 100-150 साल तो ट्रेडर के रूप में ही रहे। 100-150 साल तो लगभग ट्रेडर के रूप में रहे। फिर बाद में धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया 1757 में प्लासी, और उसके बाद 47 में गए यहाँ से। तो बहुत मेहनत लगती है भाई। सोसाइटी ऐसे नहीं बनती, राष्ट्र ऐसे ही नहीं बनता। बड़ा मुश्किल होता है उसे बनाना, बहुत मुश्किल होता है। लोगों के बलिदान से बनता है राष्ट्र। ऐसे बाउंड्री बांट देने से राष्ट्र नहीं बनता कि मान लो बाउंड्री बांट दी, ये हो गया। लोगों के बलिदान की वजह से बनता है। हमारे लोगों ने किया, उनके लोग भी कर रहे थे। ओके, अब तीसरी कैटेगरी और देखिए। तीसरी, उसका नाम था जॉन लॉक। ओके, जॉन लॉक, जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक। इसने बनाई टू ट्रीटीज, द टू ट्रीटीज, ठीक है, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये भाई उसने बनाया, ये उसकी बुक थी, ये थी उसकी बुक, ठीक है, ये थी उसकी बुक, ठीक है। बेटा बहुत अच्छे ढंग से इस वीडियो को देखना। एनटीएससी में कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता। एक नंबर भी अगर कोई काट के दिखा दे तो मैं यहां पर एक नंबर भी नहीं कटेगा कहीं पर भी। एनटीएससी के टेस्ट में 40 आउट ऑफ 40 की फुल गारंटी, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को, इस चीज को बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए, इमेजिन कीजिए। इतिहास सिर्फ इमेजिन से याद होता है। अगर आप फ्रांस के अंदर अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि मैं थर्ड एस्टेट में हूं और मैं पंपलेट बांट रहा हूं यहां पे पब्लिक को, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, ठीक है, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, ठीक है, ये मैं बांट रहा हूं यहां पे, ठीक है, और लोगों को जागरूक कर रहा हूं, तब ये मान लीजिए कि आपके अंदर वो फ्रांस की फीलिंग आ जाएगी और फिर लेसन याद होना शुरू हो जाएगा। एक एक डेट याद होगी, सब कुछ याद होगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको याद नहीं होगी, ठीक है, डेफिनेट याद होगी। ओके, तो ये जॉन लॉक था, ये जॉन लॉक था जिसने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बनाई, बुक लिखी। ये एक्चुअल में सारी बुक्स हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है रूसो की, द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक है मोंटेस्क्यू की, और ये जो ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है ये भी बुक है। इसमें किंग की डिवाइन पावर, जो रॉयल पावर होते हैं, डिवाइन पावर होते हैं कि भाई किंग एक डिवाइन है और वो उसको जो है भगवान ने भेजा हमारे ऊपर राज करने के लिए, वो सब इसमें लिखा कि उसने रिजेक्ट किया, इसने रिजेक्ट किया वो आइडिया कि किंग की डिवाइन पावर है, किंग डिवाइन पावर, कि वो किंग जो कि दैवीय शक्तियां उसको मिली हुई है और वो यहां सोसाइटी में आपके ऊपर रूल करेगा। ऐसा जो भ्रम फैला दिया गया था, किंग की डिवाइन पावर का जो भ्रम फैला दिया गया था, वो उसने रिजेक्ट किया। लोगों को समझाया कि झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई डिवाइन राइट नहीं किसी राजा के पास कि वो हमेशा वही एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता चला जाएगा, ऐसा कोई डिवाइन पावर नहीं है।
इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया, तब जाके ये रेवोल्यूशन आया। लोगों की तकलीफें, लोगों के दुख दर्द, थर्ड सोसाइटी के दुख दर्द जब सामने आते हैं, एक दुख की इंतहा हो जाती है, तब ये लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए बिल्कुल पक जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर ये तैयार हो जाते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सोशल रीजन तो समझ आ गया होगा, सामाजिक कारण। एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है आज की इस वीडियो में, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अगली बार हम पॉलिटिकल रीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिकल रीजन में हम ये जानेंगे कि राजा लुई 16 ने ऐसी क्या यहां पर दिक्कतें बनाई, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स बनाई, जिसके बाद में प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और लोग परेशान होते चले गए। ठीक है, लोग परेशान होते चले गए और धीरे धीरे राजा के खिलाफ उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया, राजा को उखाड़ फेंका उन्होंने। ऐसा क्या हो गया था? ठीक है, तो ये सोशल आपके रीजन थे। ठीक है, ओके। और मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएंगे कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा, एस्टेट 1 2 3 और पॉपुलेशन 28 मिलियन याद हो जाएगा आराम से। 1789 की बात है ये, उस समय उससे पहले 1715 में 23 मिलियन थी, ये भी याद रहेगा। एस्टेट जनरल की मीटिंग टैक्स इंक्रीज करने के लिए बहुत पहले हुई है 1614 में, बाद में होगी 1789 में, अप्रोक्सीमेट 150 ईयर के बाद में, जिसकी वजह से बवाल बढ़ गया था। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए एस्टेट 1 क्लर्जी पीपल, पॉपुलेशन 10%, चर्च के प्रीस्ट हैं। ओके, टाइद नाम का टैक्स लेते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए एस्टेट 2 नोबलमैन है, रिसोर्स 60% लगभग इनके पास है, दोनों के पास, एस्टेट 1 और 2 के पास है। ठीक है, दोनों की पॉपुलेशन एस्टेट 1 और 2 की 10% है। ओके, और किंग और नोबलमैन टाइप की हैं, ये टाइल नाम का टैक्स लेते हैं। कौन सा टैक्स लेते हैं? टाइल नाम का टैक्स लेते हैं। 3 प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को मिलते हैं, लेकिन टैक्स कलेक्ट कौन करता है? एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल टैक्स कलेक्ट करती है। ओके, और फिर किसको मिलता है? एस्टेट 1 और 2 को मिलता है। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है वहां पे। ओके, उसके बाद टैक्स 1 टाइद जो चर्च को मिलता है 1/10 पार्ट, टैक्स 2 टाइल जो कि किंग और नोबलमैन को मिलता है, और थर्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो सीधा स्टेट को जाएगा, स्टेट मतलब किंग को जाएगा, और वो है गोबल जो साल्ट और तंबाकू पे लिया जाता है। तो लोगों की तकलीफें ही इस फ्रांस के रेवोल्यूशन का रीजन रही है। ओके, आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ये पार्ट 1 आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा, और आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि कैसे है। ठीक है, ओके, बाय, खुश रहो, हमेशा आबाद रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। ठीक है, और वो लाइक सब्सक्राइब वाला बात भूल मत जाना आप लोग प्लीज, और शेयर करो सब बच्चों तक, ताकि सब बच्चे बहुत अच्छी एक इंडिया की जनरेशन बने, एक इंडिया की जनरेशन बने जो कि इंडिया को बहुत आगे लेके जाए, मोस्ट इंटेलिजेंट जनरेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।